हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। जब हम बायो पढ़ते हैं या किसी भी नर्सिंग फील्ड में एनाटमी फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग क्या होती है, सेल से ही होती है। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, है ना, जो पुराने भी हैं, उनको अगर सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा सेल पढ़ने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही इजी वे में, है ना। आपको पूरा समझ में आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ मैंने सेल एंड टिश्यू ज़रूर लिखा है, पर टिश्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेल का क्या है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, है ना। सेल को किसने डिस्कवर किया था? जो फादर हैं सेल के, तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक है। उनने कब डिस्कवर किया था? ये 1665 में। जो रॉबर्ट हुक है ना, उन्होंने क्या किया था कि उनको ऐसा लगा कि ये एक स्मॉल पार्टिकल है ना। सेल को हम क्या अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, है ना। तो उन्होंने उस समय पे जो माइक्रोस्कोप होता है, अपने माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल को देखा, है ना, और उसकी डिस्कवरी की, है ना, 1665 में। तो उन्होंने एक मरे हुए सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। अब जो फादर हैं सेल के, वो रॉबर्ट हुक ही हैं। अब मरे हुए सेल को उन्होंने डिस्कवर किया या जिंदा सेल को उन्होंने डिस्कवर किया, पर सबसे पहले उन्होंने ही डिस्कवर किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ डिस्कवर सेल कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने 1665 में ये सेल को डिस्कवर किया था। अच्छा, लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी की, है ना। लिविंग सेल के डिस्कवरी की कैसे की? कि जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था अपने माइक्रोस्कोप में, तो उस टाइम पे 1665 पे माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं हुआ करते थे। तो जब रॉबर्ट हुक ने अब सेल को देखा तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी। इस वजह से रॉबर्ट हुक ने उसे डेड डिक्लाइन कर दिया है कि ये डेड सेल है ना। बट जब 1674 में ल्यूवेनहुक ने जब उस माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप से सेल को देखा, तो उसमें उनको मूवमेंट दिखाई दी, है ना। तो ल्यूवेनहुक ने इसे क्या कह दिया कि ये लिविंग सेल है ना। उन्होंने सेकेंड टाइम में 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया, है ना। तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल क्या है? एकदम स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? बॉडी की, जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स, है ना। हमारी बॉडी में कितने बिलियन सेल्स हैं, विथ डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। जिसका डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। अलग अलग ऑर्गन्स का फंक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्गन्स के शेप अलग होते हैं और उसके साइज़ अलग होते हैं, है ना। सेल से ही पूरी बॉडी बनी हुई है, पर उसकी साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग है। आपको समझ में आया? सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? बॉडी का। बॉडी बिलियन सेल कंटेन करती है ना, विथ डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। ठीक। अब सेल कैसे बनता है ना। अब सेल कैसे बनता है? ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो फीमेल के ओवम से और मेल के स्पर्मेटोजोआ से वो डेवलप होता है। जैसे कि मेल और फीमेल से एक बेबी बनता है, वैसे ही एक मेल
ओवम मेल स्पर्मेटोजोआ से और फीमेल ओवम से क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना। ऐसे ही सेल का डिवीजन होता है और सेल नहीं बनती है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फीमेल और मेल, ओवम और स्पर्मेटोजा, उनके पास क्या है 23 क्रोमोसोम है मेल के पास, फीमेल के पास, और मेल के पास भी 23 क्रोमोसोम्स है। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है ना। फीमेल और मेल का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है। तो इसके पास कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं ना। और ये कहाँ डेवलप होता है, माइटोसिस में, डेवलप थ्रू माइटोसिस। जाइगोट कहाँ डेवलप होता है, माइटोसिस में। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है ना, ये यहाँ तो जाइगोट बन गया है ना, एक सेल तैयार होगा बहुत सारे सेल से मिलके। ये सेल है ना, ये एक क्या है, एक ये सेल है ना। बहुत सारे सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है, जिसको हम ब्रेक वॉल भी कहते हैं। मतलब एक दीवार सा टिश्यू दीवार सा बन जाता है ना, बहुत सारे सेल से, उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और ब्रेक वॉल भी बनते हैं है ना। बहुत सारे टिश्यूज से क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। फॉर एग्जांपल एक स्टमक है ना। बहुत सारे जो ऑर्गन है ना, उनसे क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जैसे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, और इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बनती है। इस प्रोसेस के थ्रू हमारा पूरा बॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं है ना। नेक्स्ट हम देखें सेल की थ्योरी है ना। तो सेल में 2 टाइप की थ्योरीज हैं, एक एंशिएंट टाइम की थ्योरीज है और एक मॉडर्न थ्योरी है ना। हम पहले एंशिएंट टाइम की थ्योरी देख लेते हैं। डेवलप्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फिर शिंडेन एंड शेषवान अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल है ना। इस थ्योरी में फिर 2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आए, जिन्होंने क्या बताया, सेल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है ना। ये 2 साइंटिस्ट तो आके चले गए थे, पर 1-2 और साइंटिस्ट आए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आए, नॉट साइंटिस्ट। उन्होंने ये किया है ना। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ऑल, उन्होंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें सेल ही है, सेल से ही बना हुआ है। न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल डिवाइडिंग इनटू 2 है ना। जो ओल्ड सेल है उसी से ही नई सेल्स बनती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसकी रिकवरी हो जाती है, किसकी वजह से, सेल की वजह से है ना। तो पुराने सेल जब डेथ हो जाते हैं, उसी सेल से हमारा न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है। सेल आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग है लाइफ की है ना। अब हम सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो सेल का स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का दिखता है ना, कुछ इस टाइप का दिखता है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये कैसे है, क्या है, ये किसको कैसे बनाना है ना। अब मैं इसको आपको इजी वे में समझाती हूँ, ठीक। आपको ये सेल के स्ट्रक्चर के जो नाम हैं वो सबसे पहले याद रखना है। क्या सबसे पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो ये जो वॉल है, ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं है ना। जो सेल की आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। हर सेल में न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है ना। ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और उसके अंदर जो छोटा सा होल दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक। अब क्या आता है, साइटोप्लाज्मा। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा, ठीक। और जो ये न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक। अब क्या है, अब ये इतना स्ट्रक्चर तो हो गया, हमें समझ में आ गया। अब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स भी बोलते हैं।
अब इसके अंदर तो ऑर्गन्स होंगे छोटे छोटे, है ना। अब सबसे पहले क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है अपना, यह है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे दिखाई देता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, है ना। जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है खाने से, ऑक्सीजन से, तो वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का काम क्या किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो दो टाइप की ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, ये याद रखना है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस से। ठीक, तो इसके अंदर ये जो राइबोसोम बने होते हैं, ये जो राइबोसोम बने हुए हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस साइड राइबोसोम नहीं बने हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनका क्या काम होता है, प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना, जितना भी सेल के अंदर प्रोटीन आ रहा है ना, उसको एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने का काम कौन करता है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक, गोल्जी एपाइटस, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, है ना। तो गोल्जी एपाइटस को हम पोस्ट ऑफिस भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले कहाँ रिसीव होता है, गोल्जी एपाइटस में। ठीक है, फिर ये गोल्जी एपाइटस दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, ये पहले रिसीव करता है फिर वो ट्रांसफ़र करता है। तो पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है, पहले रिसीव करना फिर ट्रांसफ़र करना, है ना। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी एपाइटस को पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। ठीक, ये राइबोसोम आपको समझ में आ गया, ये राइबोसोम है। अब लास्ट आता है लाइसोसोम। ठीक है, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्या, लाइसोसोम। ठीक है, तो जितने भी ये डेड सेल हैं, है ना, सेल के अंदर जितने भी डेड सेल, जो सेल मरती जाती हैं, उनको क्या कर लेता है, लाइसोसोम खा लेता है डेड सेल्स को, है ना। इसीलिए हम उसको लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब क्या क्या फंक्शन है सेल के, है ना। सेल के क्या क्या फंक्शन है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सेल क्या करता है, सपोर्ट और स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैसिलेट ग्रोथ में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेनियस, जैसे कि एनर्जी और प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना सेल का ये काम होता है। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। एड्स इन रिप्रोडक्शन, मतलब एक सेल से दो सेल बनाना, है ना, ये सेल के काम है। अब मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो मैंने अलग से लिखे हैं ना। फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ होता है सेल का मल्टीप्लिकेशन, लीवर में, है ना, ये याद रखना। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, सबसे लंबी सेल कहाँ है अपने बॉडी में, न्यूरॉन्स। स्मॉलर सेल इन मैन, सबसे स्मॉलर सेल कहाँ है मैन में, स्पर्म। ठीक है, बिगेस्ट सेल इन फीमेल, ओवम। नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इन बॉडी, न्यूरॉन। जो न्यूरॉन की जो सेल है वो क्या बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना, पर ये मल्टीप्लाई नहीं होती है। यहाँ सिर्फ न्यूरॉन कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है ना। तो न्यूरॉन ही ऐसा एक जगह है जहाँ सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि लोगों को बोलो कि हेलमेट पहने, क्योंकि अगर किसी को सर में चोट, आपने सुना होगा ना, किसी को सर में चोट लग जाती है तो वो फिर मर ही जाता है, डेड हो जाता है। इसीलिए क्योंकि वहाँ जो सेल्स होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वो फिर से सेल्स ज़िंदा नहीं हो सकती, इसीलिए क्या होता है, इंसान मर जाता है ना। ये आप याद रखना कि न्यूरॉन्स में सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ना। तो ये था आपका पूरा सेल, है ना। ये पूरा सेल मैंने आपको कवर कर दिया 3 पेज में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मैंने बताई है। सेल का स्ट्रक्चर भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा सेल अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया होगा
तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आया। और अगर आपको आगे और कोई सी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ऑब्वियस सी बात है। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।